मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, कुछ ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं जो हमें हेल्प करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, एंड देन केमिकल काइनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे उसमें भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कौन सा ग्राफ देखेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखेंगे। अब एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारा इस फॉर्म में तुम्हें ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x, इस फॉर्म में तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है y एक्सिस मतलब y वर्सेस x, और तुम्हें इसको प्लॉट करना है। और यहाँ पर अब ई रेज टू पावर x है तो लाइक प्लस में है, तो इसका मतलब होगा ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। और अगर y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स के वर्सेस होगा तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स है ई है यहाँ पर, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो अगर हमें फर्स्ट क्या लेना हो, ई रेज टू पावर एक्स के लिए प्लॉट करना है, तो उससे पहले प्लॉट करने से पहले क्या करते हैं, हमेशा हमेशा क्या करते हैं, एक ऐसे ग्राफ एक टेबल बनाते हैं कि अगर x की वैल्यू, अब क्या है x और y क्या होता है, x तो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो अगर x किसी ग्राफ में x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है y। ठीक है, तो ऐसे हम एक टेबल फॉर्म में बनाते हैं जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, और अगर x की वैल्यू पुट करते हैं फिर उससे निकालते हैं कि y की कितनी आनी चाहिए। तो अगर x की वैल्यू 0 होगी, तो अगर ई रेज टू पावर 0 है तो क्या आ जाएगा, y की 1 आ जाएगी। ऐसे ही अगर x की 1 पुट करेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर से y की 2.7 आएगी। एंड देन अगर -1 है x की तो इसकी आएगी 0.34, और अगर माइनस इंफिनिटी है x की तो y 0 आएगा। ठीक है, दो चीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ग्राफ में, एक तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके देखो, फिर उससे देखते हैं कि y की कितनी आएगी, और एक बार y की 0 पुट करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में x की क्या आएगी। ठीक है, अगर इसके लिए ग्राफ बनाया जाए तो कुछ ऐसे बनेगा, ये हमारा ग्राफ है, ये 4 क्वाड्रेंट्स है। यहाँ पर क्या है, y एक्सिस, ये क्या है x, यहाँ पर माइनस एक्स माइनस डायरेक्शन में x एक्सिस, और ये माइनस वाई माइनस डायरेक्शन में y एक्सिस। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए इस तरह से, इन पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करें, पहला क्या है, x की वैल्यू 0 तो y की 1 है, तो लेट्स से 1 यहाँ पर कहीं, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। देन अगर x की 1 है तो y की 2.7 है, तो x की अगर 1 है तो y की 2.7 है, कुछ ऐसे इस जगह ऐसे। देन अगर x की वैल्यू -1 है तो y की 0.34 है, तो x की वैल्यू अगर -1 है तो y की 0.34, कुछ ऐसे। तो इसका जब ग्राफ, और अगर x की क्या है, माइनस इंफिनिटी, लाइक y की 0 है, जब x एक्सिस पे टच कब करेगा ग्राफ, जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी, तो मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये कभी मीट ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि माइनस इंफिनिटी बहुत बड़ा, इंफिनिटी हो गया, लाइक बहुत बड़ा नंबर हो गया, और इंफिनिटी से कंटिन्यूसली ये जाता रहेगा इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ग्राफ। और अगर तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे दिया हो कुछ लाइक कुछ क्वांटिटी दी हो जो माइनस में नहीं जा सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे तुम्हारा टाइम हो, तो टाइम तो माइनस में नहीं जा सकता, तो माइनस वाला तुम प्लॉट नहीं करोगे, फिर इतना ही पार्ट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तुम प्लॉट करोगे, स्टार्ट ही यहाँ से करोगे, और बाकी सेकंड शो ही नहीं करोगे, क्योंकि कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो माइनस में जा ही नहीं सकती है ना। तो उस हिसाब से जो भी दिया होगा क्वेश्चन में हम ऐसे प्लॉट करेंगे। देन अब देखते हैं y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ। तो
ऐसे ही हम इसके लिए टेबल बनाएंगे कि इनकी रिस्पेक्टेड वैल्यू कितनी आएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू। तो अगर हम ऐसे ही ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स के लिए लें, एक्स की वैल्यू के रिस्पेक्ट में वाई की कितनी आएगी, तो अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर से एक्स की वैल्यू 1 है तो 0.34 आ जाएगी वाई की, कैलकुलेटर से डाल के देख सकते हो। देन अगर एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो वाई की आएगी लाइक माइनस माइनस प्लस, तो ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। देन अगर x की वैल्यू -1 है तो y की आएगी 2.7। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में, ठीक है, तो जब हम उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो कुछ ऐसा बनेगा। ये भी कंटिन्यूसली ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा। और तुमने ध्यान दिया होगा जब हमने हाइड्रोजन एटम के लिए प्लॉट किया था तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस आर बाई ए नोट इस टाइप का ग्राफ था। ठीक है, आर आर एन एल वर्सेस ई रेज़ टू पावर माइनस आर ए नोट हमारा क्या था, एक्स एक्सिस वाला टर्म था। तो हमने डिक्रीजिंग ग्राफ ही बनाया था, लेकिन हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट शो किया था तो इस तरह से ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो अगर तुम इसको यहाँ से जूम इन कर दो, इस पार्ट को, इतने पार्ट को, तो ये इस तरह से ही दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर तुम्हें सिर्फ कोई क्वांटिटी ऐसी हो जिसका माइनस में वैल्यू ना आती हो तो सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा और वो ऐसे बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। अब क्या है, पैराबोलिक ग्राफ देखते हैं। इतना क्लियर है तुम्हें दोनों ग्राफ्स? यस मैम। ठीक है, तो अब देखेंगे पैराबोलिक ग्राफ्स कैसे बनता है। तो पैराबोलिक क्या, दो टाइप के होते हैं, एक सी शेप्ड और एक यू शेप्ड। तो पैराबोलिक ग्राफ इसमें भी सी शेप्ड और यू शेप्ड, सी शेप्ड और यू शेप्ड। तो अब सी और यू में क्या फर्क होगा, कोई इक्वेशन होगी जनरल, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो इसके लिए क्या ग्राफ बनेगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसके लिए, पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, और ऐसे ही अगर इक्वेशन हो y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, इस टाइम पे क्या था, y का स्क्वायर में था और इस टाइम पे क्या है, x स्क्वायर में है। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, यू शेप ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, तो इस तरह इस ये हो गया पैराबोलिक ग्राफ्स हो गए। और एक चीज इसे याद करने का तरीका क्या है कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है तो इसमें x जो है वो x की पावर 1 है, तो x की शेप क्या होती है, ऐसे। तो इससे क्या क्या मिलेगा हमें, सी शेप। ठीक है, ऐसे ही अगर ये वाला ग्राफ है तो इसमें क्या है, y की पावर जो है वो y की पावर जो है वो 1 है, तो y की शेप क्या होती है, ऐसे। y ऐसे होता है ना, तो यहाँ से ये यू शेप बनेगा, ऐसे याद रख सकते हो उसको। और यहाँ पे अगर x की पावर 1 है तो सी शेप बनेगा, इससे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, देन अब क्या है, और दूसरे नेक्स्ट टाइप के ग्राफ्स क्या होते हैं, हाइपरबोलिक ग्राफ। हाइपरबोला, तो अब इसमें क्या है कि फर्स्ट टाइप का क्या होगा, कोई इक्वेशन है x की पावर m y की पावर n इक्वल्स टू सी, इस टाइप के जो ग्राफ्स होंगे वो इसके अंडर आएंगे। ठीक है, अब इसमें भी हमें जरूरत की दो चीजों की पड़ती है मोस्टली, वो क्या होता है, स्लोली डिक्रीजिंग हाइपरबोलिक, स्लोली डिक्रीजिंग हाइपरबोलिक।
अब इसमें क्या है, जैसे अगर कोई तुम्हारा इक्वेशन हो x की पावर 1 y की पावर 1 इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट, लेट्स से 4 है इस टाइम पे, ठीक है, x इंटू वाई इक्वल्स टू c, या कोई भी कांस्टेंट c लिख दो, या फिर 4 कोई अपने आप नंबर लिख दिया हमने, जैसे c लिख देते हैं यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे ये है चारों क्वाड्रेंट, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में। और एक बात ध्यान रखनी है कि अगर तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस पे कुछ ऐसा टर्म हो जो नेगेटिव नहीं जा सकता हो, लाइक इस क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसे वेरिएबल्स हो जो नेगेटिव नहीं जा सकते हो कभी भी, जैसे टाइम हो या फिर कुछ भी मास हो, तो वो जो चीज नेगेटिव नहीं जा सकती है, तो तुम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लॉट करोगे, ये वाला उसके लिए वैलिड नहीं होगा, थर्ड वाला, ठीक है। तो फिर अगर उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना होगा तो कुछ ऐसे होगा, जस्ट तुम इतना शो करोगे एक्स और वाई एक्सिस, और ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है, इतना ही। अगर क्या हो, तुम्हारा जो तुम्हारे जो वेरिएबल्स हो वो नेगेटिव ना जा सकते, उनकी वैल्यू नेगेटिव ना हो सकती कभी भी। अब दूसरे टाइप का क्या है हाइपरबोलिक में, शार्पली डिक्रीजिंग ग्राफ। शार्पली डिक्रीजिंग में क्या होगा, जैसे अगर तुम्हारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब क्या है, इसमें x की पावर 2 है और y की 1 है, इस टाइप के ग्राफ्स कैसे बनेंगे, तो इसे प्लॉट करते हैं हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट्स। और अब इसमें क्या होगा, शार्पली डिक्रीज होगा, मतलब पहले तो ये इस तरह से जा रहा था ग्राफ, अब कैसे होगा, इस तरह से शार्पली डिक्रीज होगा, स्लोली नहीं होगा। अब इस तरह से जब जा रहा था तो स्लोली डिक्रीज हो रहा था, अब शार्पली होगा, ऐसे ही इस क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये इस तरह के हाइपरबोलिक ग्राफ्स होंगे, एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट के केस। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स कैसे होंगे, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन आता है स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स, तो बेसिक ही है। तो इतना समझ आ गया तुम्हें, यस मैम। ठीक है। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, जो है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तुम्हें याद है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, मैम y इक्वल्स टू x। y इक्वल्स टू x। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, m क्या होता है, स्लोप होती है, लाइन की स्लोप होगी, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट क्या होता है कि जब जब वो लाइन y एक्सिस को टच करेगी और x की वैल्यू जीरो, ओरिजिन पे, लाइक जब x की वैल्यू जीरो होगी तो क्या वैल्यू होगी y, अभी देखते हैं इंटरसेप्ट का, ठीक है। तो इंटरसेप्ट होती है, और इसके लिए कंडीशन है, फर्स्ट पहले प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, पहले बना लेते ग्राफ, क्वाड्रेंट बना लेते अपने, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके लिए केसेस है, क्या पहला केस क्या है, फर्स्ट केस हम लेंगे, फर्स्ट में भी एक पॉइंट क्या होगा कि जो तुम्हारा इंटरसेप्ट है वो क्या हो, पॉजिटिव, ठीक है, और स्लोप जो है वो भी क्या हो, पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरसेप्ट जीरो हो और स्लोप हो तुम्हारा पॉजिटिव। फिर थर्ड क्या है, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो और स्लोप क्या हो, पॉजिटिव, ओके। तो इन सब के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, फर्स्ट वाला ये
पिंक से ड्रॉ करते हैं। तो इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है कि जब x की वैल्यू 0 हो तो y की क्या वैल्यू है। अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा तो कुछ ऐसे बनेगी लाइन, ठीक है। अब इस लाइन में क्या है, इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। अगर तुम्हारी लाइन इस तरह से ड्रॉ की हुई है तो इसकी स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। और इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट क्या हो गया? ये डिस्टेंस, ये जो y की वैल्यू होगी इतनी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो होगा इस लाइन का, जब ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, y एक्सिस को जब ये काट रही है लाइन, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है उसको कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यू जो होगी वो होगी इंटरसेप्ट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, जब इंटरसेप्ट 0 हो और स्लोप पॉजिटिव हो। तो स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन इस तरह से ही होगी, बट इंटरसेप्ट 0 है मतलब यहाँ से पास होगी, ठीक है। एंड देन थर्ड की स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है। अब जो वाई एक्सिस पे ये लाइन कट कर रही है, तो ये वाई एक्स जो वैल्यू होगी नेगेटिव आनी चाहिए, तो कुछ यहाँ पे कट करेगी, नेगेटिव पे कट करेगी, तो लाइन कुछ ऐसे होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले के लिए, ए वाले के लिए, ए बी और सी अगर इन्हें मार्क करें तो ये ए के लिए, ये वाली लाइन बी के लिए और ये सी के लिए, ठीक है। तो अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ए, इंटरसेप्ट 0 है तो बी, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो सी। और ये सारी लाइंस किसके लिए है? ये जब तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। एंड देन अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकंड केस क्या है, तुम्हारा स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो उसकी भी तीन कंडीशन बन जाएंगी, डी ई एफ। अब डी कंडीशन क्या है, सी जो है, स्लोप जो तुम्हारा इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, और स्लोप जो है वो क्या है? नेगेटिव। इंटरसेप्ट 0, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, ठीक है। अब इसे ड्रॉ करना है। तो जब स्लोप नेगेटिव होगा और इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा तो लाइन यहाँ से पास होगी, ठीक। देन दूसरा क्या है, डी ई क्या है हमारा, इंटरसेप्ट 0, स्लोप नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव ही है, इंटरसेप्ट 0 है तो 0 से पास होगी ऐसे। फिर देन थर्ड क्या है, स्लोप तुम्हारा नेगेटिव ही है लेकिन इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। अब इंटरसेप्ट नेगेटिव ये, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारी ये लाइन हो गई डी के लिए, ये ई के लिए और ये एफ के लिए। तो इस तरह से कुछ भी वैल्यू होगी स्लोप की और इंटरसेप्ट की तो तुम्हें प्लॉट करना आना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखते हैं। पहले मैं एक करके दिखा देती हूँ फिर तुम्हें देखना है। अब क्या है, लेट्स से हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इसको इस अपनी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, इस तरह से लिख सकते हैं हम। y को हम अपना दूसरी साइड ले आए और 3 को हमने x वाली साइड भेज दिया, तो ये क्या हो गई, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। अब अब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से हम इसको कंपेयर करेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो अब हमें इससे पता चलता है कि जो m की वैल्यू है वो तो है 1, तो जो स्लोप है वो 1 है और क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो गई। एंड देन इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू आई है -3, दैट मीन्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो ऐसा केस जिसमें स्लोप पॉजिटिव हो और इंटरसेप्ट जो हो वो नेगेटिव हो, तो ये वाला केस कौन सा होगा, सी वाला, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये किस तरह से प्लॉट किया जाएगा, स्लोप पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट नेगेटिव, और इंटरसेप्ट की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा
x की वैल्यू 0 है यहाँ पर और y की -3 है। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा x - y = 3। ठीक है, अब तुम प्लॉट करके दिखाओ और सेंड करो y = x + 2 का और y = x का। मैम व्हाट्सएप कर दिया। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और क्या है, स्लोप भी पॉजिटिव है। देन सेकंड वाली में स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट 0। ठीक है, सही है। ठीक है, तो अब ये तो हमने सिंपल टर्म्स में देखा, तो जब एक्चुअली हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा तो हमें इससे रिलेट करना है, इजीली ये हो जाएगा, इसी तरह से प्लॉट करना है। ठीक है, अब इतना हो गया, हमने ग्राफ देख लिए। अब हम क्या करेंगे, यूनिट कन्वर्जन देखेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें यूनिट्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछ सकते हैं कि हमें पर्टिकुलरली इस वाली यूनिट में चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो जिससे, तो ये जो यूनिट कन्वर्जन है ये हमेशा के लिए काम आएंगे, तो इनको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, देखेंगे हम यूनिट कन्वर्जन। ये तुम्हें हमेशा काम आने वाले हैं, तो हमेशा इसको याद रखना है, चीज़ों को एकदम एकदम फिट कर लेना माइंड में और अच्छे से याद रखना। तो हमारा बेसिक यूनिट्स कैसे होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हम ये लोग ये चीज़ पढ़ते हैं ना, मिली सेंटी डेसीमीटर, ये पोएम टाइप में, मिली सेंटी डेसी मीटर, अगर डिस्टेंस है तो मीटर, देन अगर लीटर में है तो, या फिर ग्राम में हो तो, वेट हो तो। ठीक है, वॉल्यूम हो तो लीटर, अगर वेट हो तो ग्राम। फिर क्या होता है, डेका। फिर क्या होता है, हेक्टो। फिर क्या होता है, किलो। तो किलो क्या, किलोमीटर, अगर डिस्टेंस है तो, वॉल्यूम है तो लीटर, और अगर वेट है तो किलोग्राम। ठीक है, तो अब इसका इनका कन्वर्जन एक दूसरे में से कैसे होता है, इस सीरीज को याद कर लो। ठीक है, और फिर इनको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं एक दूसरे में, इंटू 10, हर हर स्टेप पे इंटू 10 कर दो। जैसे मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 10 मिलीमीटर। ठीक है, ऐसे ही 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे,
10 सेंटीमीटर। तो हर स्टेप पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। और ऐसे ही एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 10 इंटू 10 100, तो 100 मिलीमीटर। ऐसे ही एक मीटर में, अब एक मीटर आ गया, तो एक मीटर में कितने डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और कितने मिलीमीटर? 1000 मिलीमीटर। तो ऐसे हर स्टेप पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 10 डेसीमीटर में सिर्फ 1 मीटर, इस तरह से। ऐसे ही किलो के लिए, एंड देन ऐसे हम आगे आगे करते रहेंगे। तो ये वाला ये याद रखना इनका सीरीज, कि कैसे कैसे कन्वर्जन होता है, हर स्टेप पे 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है? 1 मीटर क्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। अभी तो हमने खाली ये देखा है कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, इनको कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर कोई यूनिट मीटर में दी हो, मीटर क्यूब में, तो उसको लीटर में कैसे करना है? तो इसके लिए क्या है? 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो ये भैया ने याद कराया था हमें कैसे, कि ये इमेजिन करो कि तुम्हारे पास 1000 लीटर्स की क्या है, वो है 1000 लीटर्स का स्टोरेज है, 1000 लीटर की टंकी है। तो उसमें कितना पानी आएगा? उसमें लाइक 1 मीटर क्यूब की टंकी है, तो उसमें कितना पानी आएगा? उसमें आएगा 1000 लीटर। ठीक है, तो अगर ऐसे 1 मीटर क्यूब हिसाब से जो उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट है सब 1 मीटर है, तो इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसमें 1000 लीटर पानी आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना, 1 मीटर क्यूब की टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। और अगर हम इसको कन्वर्ट करना हो, अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर और मिलीलीटर में। लाइक अगर हमें रिलेशन निकालना हो कि सेंटीमीटर का मिलीलीटर का कितना होगा, तो अब 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर की तुम्हारी टैप है, नो टैंक है। ठीक है, और इसमें कितना है? 1000 लीटर पानी आ रहा है तुम्हारा। अब इसको हमें सेंटीमीटर और मिलीलीटर की फॉर्म में अगर करना हो तो कैसे करेंगे? अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 100 से रिप्लेस कर दिया, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया? सेंटीमीटर में हो गया। और लीटर को मिलीलीटर में क्या करेंगे? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 1000 मिलीलीटर। 1000 इंटू 1000 मतलब क्या है? 10⁻⁶। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 10⁻⁶ मिलीलीटर। अब इस साइड क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? 100 इंटू 100 इंटू 100, 6 0 10⁻⁶, इसको भी लिख सकते हैं। और ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर क्या आ गया? 10⁻⁶ मिलीलीटर। तो ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचा क्या? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर तुम्हारा वॉल्यूम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स होगा छोटा सा, उसमें 1 मिलीलीटर तुम्हारा वॉल्यूम होगा। ठीक है, इतने वॉल्यूम का तुम्हारा कुछ भी लिक्विड फिल हो सकता है, 1 मिलीलीटर। तो हमें सेंटीमीटर और मिलीलीटर में निकाल लिया रिलेशन। अब अगर हमें निकालना है डेसीमीटर और लीटर में, और ये वाला ना बहुत कॉमन होता है, लाइक हमेशा लीटर की जगह तुम्हें चीजें ना डेसीमीटर क्यूब में मेंशन की होंगी। तो ये बहुत कॉमन होता है, ये चीज बहुत कॉमनली तुम्हें मेंशन किया होता है कि लीटर की जगह कोई भी वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में कर दी, और फिर कंफ्यूजन हो जाती है अगर तुम्हें यूनिट कन्वर्जन ना आए तो। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। अब हमें मीटर, हमें तुम्हें याद बस क्या रखना है? ये वाला जो सीरीज है ना, ये याद रखनी है। एक तो मिली, सेंटी, डेसी, इनका रिलेशन याद रखना है। तो अब इस सीरीज से हमें पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो इससे हमें ये पता चल गया। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है? कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। जस्ट इतना याद रखोगे, इससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमें पता है हमें डेसीमीटर और लीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ से 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है,
और यहाँ पर 1000 लीटर, लीटर में ही लेना है 1000 लीटर। अच्छा तुम बताओ अब इसको डेसीमीटर और लीटर में कन्वर्ट करके। यहाँ से तुम्हें पता है कि डेसीमीटर और मीटर का क्या रिलेशन है। अब इसको कन्वर्ट करो डेसीमीटर क्यूब और लीटर की फॉर्म में। मैम 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होगा। हाँ, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होगा। तो मोस्टली क्या मेंशन किया होता है क्वेश्चंस में, लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब मेंशन किया होता है। कंफ्यूजन हो जाती है उससे कि कैंसिल आउट नहीं हो रहा यूनिट्स, कि तुम्हारा जैसे न्यूमरेटर में तुमने लीटर लिया हुआ है और क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था, तो डिनोमिनेटर में मान लो डेसीमीटर आ गया, तो तुम सोचोगे कि क्या कैसे कैसे होगा कैंसिल। तो ठीक है, तो इसलिए यूनिट कन्वर्जन्स आने चाहिए जिससे कि तुम अच्छे से सॉल्व कर सको अपना क्वेश्चन, प्रिसाइजली सॉल्व कर सको। ठीक है, अब इतना हो गया, ये हमारे लीटर और मीटर का कन्वर्जन हो गया। देन मूविंग ऑन प्रेशर पे। प्रेशर के क्या यूनिट्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थर्मो हम पढ़ रहे हैं तो प्रेशर के टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेशर अब किस चीज में हो सकता है, एटमोस्फियरिक, एटमोस्फियर में हो सकता है, एटमोस्फियर यूनिट में हो सकता है, पास्कल में हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो सकता है, और टोर में हो सकता है। ये सब क्या होते हैं, मिलीमीटर एचजी में हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं, प्रेशर के यूनिट्स होते हैं। तो हम इसको देखेंगे कन्वर्जन का। तो 1 ATM में, एटमोस्फियर में, अगर प्रेशर 1 एटमोस्फियर है तो उसमें 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये यूनिट इसके इक्वल है। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एंड देन एरिया की मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर 1 ATM है, तो 1 ATM प्रेशर है, तो उसमें इतना 101,325, इसको याद रखना है, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतने में ये इसका कन्वर्जन होगा। देन एक और यूनिट थी पास्कल। तो पास्कल्स भी किसके इक्विवेलेंट होती है, पास्कल्स इक्विवेलेंट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर की। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, अगर पास्कल में दिया हो तो भी 101,325 पास्कल। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल इक्वल होते हैं। देन अगर इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 101,325 किलो पास्कल, है ना, किलो पास्कल में लिख दिया, 10⁻³ की फॉर्म में किलो पास्कल हो गया। देन अगर इस फॉर्म में लिखा हो 1.01325 इंटू 10⁻5 पास्कल। ठीक है, अब एक और यूनिट है, क्या है कि 10⁻5 पास्कल इक्वल टू 1 बार। तो बार भी प्रेशर की यूनिट है, तो 10⁻5 पास्कल इक्वल्स टू 1 बार। तो अगर हम इसको बार में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1.01325 बार। ठीक है, तो एक एटमोस्फियर और एक बार इक्विवेलेंट से होते हैं, क्योंकि एक एटमोस्फियर में 1.01325 बार होते हैं। तो बार और एटीएम, बार और एटमोस्फियर इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं होते, बट काफी हद तक सिमिलर ही होते हैं, इक्वल नहीं होते। बट देन इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको लिख दिया इस फॉर्म में, 0.101325 इंटू 10⁻6 पास्कल, ऐसे लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 10⁻6 क्या होता है, मेगा। तो यहाँ से लिख सकती हूँ 0.101325 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये हो गई प्रेशर की यूनिट्स। और क्या होता है, अगर तुम्हें दिया हो प्रेशर मिलीमीटर एचजी में, तो वो क्या होगा, 1 ATM इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर एचजी।
ठीक है, ये भी है प्रेशर की यूनिट। तो ये सब याद होना चाहिए, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार, एटीएम, ये सब चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें किसी भी यूनिट में दे सकते हैं क्वेश्चन, और फिर आंसर किसी में भी पूछ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सबका रिलेशन आना चाहिए कि एक दूसरे से ये चीजें कैसे रिलेटेड है। ठीक है, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब एक और रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें लाइक बहुत यूज आएगा। ये क्या है? 1 लीटर बार में 100 जूल्स होते हैं। ठीक है, 1 लीटर बार में 100 जूल्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने यूनिट्स में, डिफरेंट यूनिट्स में। तो अगर अब क्या करें, लीटर बार को चेंज कर देते हैं मिलीलीटर, और मिलीलीटर और किसमें, पास्कल्स में कर देते हैं। कैसे, मतलब ये चीज कैसे आई? तो 1 लीटर, इसको कर दिया हमने मीटर में, लीटर को कर देते हैं मीटर क्यूब मीटर में, और बार को कर देते हैं पास्कल। तो 1 लीटर में कितना होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, क्या होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, तो 1 लीटर में क्या हो गया, 10⁻³ मीटर क्यूब। अब बार को कर देते हैं पास्कल में, तो बार क्या है, 10⁵ ठीक है। अब पास्कल्स क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्टली अगर मैं लिख लूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तब यहाँ से क्या हो गया, ये क्या हो गया, 100 10⁻², और ऊपर 1 मीटर बचा, तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स क्या है, न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट अगेन मीटर में। तो मतलब वर्क डन की यूनिट न्यूटन मीटर होती है, और वर्क किस में होता है वैसे, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स, वर्क और एनर्जी की जूल्स होती है। तो मतलब 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 10⁻²न्यूटन मीटर आया था, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे 100 जूल। तो ये रिलेशन यहाँ से आया है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली याद रखना है, 1 लीटर बार इक्वल्स टू 100 जूल। और इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कैसे, अगर हमें पास्कल्स और जूल्स में निकालना हो रिलेशन, तो यहाँ से लीटर ले लेते हैं, किलो पास, इसको किलो पास्कल में अगर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर इंटू 10⁵ पास्कल, एंड देन ये 100 जूल। ठीक, अब यहाँ पर इसको किलो पास्कल में कर दिया लेट्स से, तो किलो पास्कल में क्या हो जाएगा, 10⁻² लीटर, किलो पास्कल लीटर, एंड जब भी 10⁻², ये 10⁻² जूल। तो ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, 1 किलो पास्कल लीटर, और 1 लीटर किलो पास्कल इक्वल्स टू 1 जूल। तो ऐसे किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि तुम्हें आंसर किस में चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई, ये याद रखना है, ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये वाला, इनमें से ये याद रखना है। फिर इससे तुम अपने दूसरे रिलेशन बना सकते हो, जैसे ये वाला है, किलो पास्कल और जूल में कर दिया, या जो भी है, बेसिकली ये वाला याद होना चाहिए। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है, रियल गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है हमारा आर। तो आर की वैल्यूज क्या होती है अलग अलग यूनिट्स में, वो देखेंगे। तो हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट आर, आर की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, ये याद रखना है अच्छे से, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। सबसे ज्यादा जरूरी पता क्या है, ये क्वांटिटी, ये यूनिट कितना है, कितना मैग्नीट्यूड है, वो तो जरूरी है ही, साथ में ये भी जरूरी है कि तुम्हें यूनिट सारी याद हो। जूल पर केल्विन पर मोल में इसकी यूनिट है, पर मोल। ठीक है, तो अब एक क्या होता है, एक और चीज होती है, एक कैलोरीज, कैलोरी क्या है, एनर्जी की यूनिट है। ठीक है,
एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। ठीक, तो अगर हम इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। और एक और जरूरी चीज क्या है कि जब तुम थर्मोडायनेमिक्स या फिर कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा अपने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कभी नहीं लेना है। हमेशा अगर क्वेश्चन में सेल्सियस में दिया भी हो, कैसे भी दिया हो, किसी भी यूनिट में दिया हो, तुम जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें हमेशा केल्विन में ही लेना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है केल्विन, केल्विन में ही लेके सॉल्व करना है, वरना आंसर गलत आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है, अब इसको जूल में था ये, ठीक है, जूल से हमने लीटर बार में कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब बार से हमें पता है एटीएम में कन्वर्ट करने का, बार और एटीएम में क्या रिलेशन है अभी देखा था कि एक एटीएम इक्वल्स टू 1.01325 बार। तो अगर एक बार निकालना हो तो एक बार में इक्वल्स टू 1/1.01325 एटीएम, इतने एटीएम हो जाएंगे। तो हम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और एक बात ध्यान रखनी है क्या कि तुम सोचो कि 0.083 और यहाँ पे 2 था, सॉरी यहाँ पर 0.0821 है, और तुम सोचो कि यहाँ पे 0.083 है, यहाँ पे 0.082 है, तो इतना डिफरेंस तो है नहीं, तो कोई भी वैल्यू यूज कर लो, ऐसा नहीं सोचना है। जो जिसमें अगर तुम्हें कन्वर्ट कर रहे हो एटीएम में है तो एटीएम वाली वैल्यू लिखनी है, बार में है तो बार वाली, क्योंकि इससे भी आंसर में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो हमेशा ये सारी जो भी जितने भी यूनिट कन्वर्जन लिखाए ये अच्छे से बिल्कुल याद करने हैं, तुम्हें एंड तक काम आएंगे, मतलब हमेशा के लिए काम आएंगे, ये इतने ज्यादा यूज होते हैं। तो इतना हो गया, इतना क्या हमारा हो गया थर्मोडायनेमिक्स का, लाइक ये इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। क्या मैथमेटिकल कंसेप्ट, ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करने हैं, एंड देन यूनिट कन्वर्जन जो हमें एंड तक लाइक थर्मो में, केमिकल काइनेटिक्स में, बाकी सब चीजों में काम आने वाला है। जब जो भी फिजिकल में चैप्टर्स है, कैलकुलेशन है, उनमें काम आने वाला है। यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो बस ये हमने ये चीजें, तुम्हें ये चीजें क्या करनी है, अच्छे से लर्न करनी है, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट जितना भी कुछ लिखा है ना सब इम्पोर्टेंट है, और सबको याद रखना है अच्छे से, बार बार रिवाइज करके ये सब एकदम से माइंड में सेट कर लेना है कि हाँ इस चीज की इतनी वैल्यू है, तो ये वैल्यूज बहुत अच्छे से याद रखनी है। प्लस वैल्यूज याद करने के साथ साथ इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट है कि उसकी यूनिट भी याद हो, हर चीज की यूनिट्स याद हो तुम्हें क्या है, क्योंकि यूनिट्स के बिना कुछ नहीं है, यूनिट्स नहीं आएंगी तो फिजिकल का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, थर्मो में स्टार्ट करेंगे अपना थर्मो, उससे पहले अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 55 पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब तक तुमने ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लिया ना? यस मैम। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक लो, पानी वगैरह पी लो जो भी है, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्चुअल चैप्टर।
मैम आपका माइक ओपन। अभी मैंने अभी बस लिखा है, नहीं किया है, ठीक है। ओके। ओके, सो हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मो मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है। और डायनेमिक्स क्या होता है? मोशन से रिलेटेड। तो लाइक हीट है तो फ्लो उसका। तो बेसिकली क्या, सिंपल वर्ड्स में कहें, फ्लो। बट इतना सिंपल नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, एनर्जी की स्टडी करते हैं कि एनर्जी कैसे चेंज हो रही है ड्यूरिंग ऑल द फिजिक केमिकल प्रोसेस जो भी हो रहा है हमारे सिस्टम पे, फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस, उनके वजह से और उनके दौरान क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। तो वो सब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंडर, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स जब हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं तो हमने ये चीज़ें पहले से पढ़ी हुई है कि एक सिस्टम होता है, देन सराउंडिंग्स होते हैं। तो जो हम जिस सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं, वो जिस पर्टिकुलर पार्ट में हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम हो जाता है। एंड देन बाकी जो पार्ट है यूनिवर्स का बचा हुआ, वो क्या हो जाता है? सराउंडिंग हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं, जिस पार्ट में हम स्टडी कर रहे हैं, वो सिस्टम, बाकी सब सराउंडिंग। ये सब चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हम बेसिक 11th क्लास में ये चीज़ें पढ़ते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन होता है। तो जो हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स इस लेवल पे, तो बेसिकली कुछ रिलेशंस होंगे। काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं, एनर्जी के टर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे एस होता है, मतलब एंट्रोपी। क्या होता है एंट्रोपी? एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस और डिसऑर्डर सिस्टम का, कितनी रैंडमनेस है या डिसऑर्डर है सिस्टम में, वो एंट्रोपी होती है। देन क्या है? प्रेशर, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, ये चीज़ें। अब ये चारों चीज़ें क्या है? ये है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। एक मिनट रुकना। हाँ, तो हमारे पास ये चारों चीज़ें क्या है? ये है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। और हमारे पास और क्या टर्म्स होते हैं थर्मो में? हम यूज करते हैं एच, जो क्या होता है? एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है कि तो कितना हीट कंटेंट है तुम्हारे सिस्टम में, तो क्या होती है? एंथैल्पी। देन और क्या होता है? जी। जी क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी।
देन क्या होता है U, दैट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। देन क्या होता है A, A क्या होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक है, फ्री एनर्जी। तो ये सारे टर्म्स हम यूज करेंगे और इन सबको रिलेट करने के लिए क्या है थर्मोडायनेमिक्स में मैक्स बोर्न स्क्वायर है। तो इन सबको हम रिलेट कर सकते हैं मैक्स बोर्न के स्क्वायर से। वो कैसे है, एक स्क्वायर है जिसके एज पे तो वेरिएबल्स हैं, जो ये वेरिएबल्स है ये कहाँ है स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, ठीक है। और ये सब क्या है, ये चारों चीजें क्या है, ये है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, मतलब ये एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं किसी टाइप की। ये क्या है पोटेंशियल्स हैं थर्मोडायनेमिक। और ये कहाँ होंगे सेंटर ऑफ एज, ठीक है। अब ये स्क्वायर ड्रॉ करते हैं थोड़ा नीचे। अब ये स्क्वायर तुम्हें याद रखना है, इससे तुम्हारे सारे रिलेशंस काफी जो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस होंगे वो तुम्हें लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तब प्लेस कैसे करते हैं इसको, एस पी बी टी, और यहाँ पर क्या आते हैं पोटेंशियल्स आते हैं सेंटर ऑफ एज में एच जी ए यू, और यहाँ पर होते हैं एरोज दोनों नीचे की तरफ, एक पी से एक एस। तो ये स्क्वायर याद करने से तुम्हें बहुत सारे रिलेशन याद हो जाएंगे। और इसको लर्न कैसे करना है, इसको लर्न करना है सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ठीक है, इतना हुआ। सत्या प्रकाश वेरी टायर्ड एंड देन बीच वाले कैसे याद रखने हैं, हे गॉड ऑल यू, ठीक है। तो सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ऑल यू। और जब इसको प्लेस करना है, सारे वेरिएबल्स को तुम अलग अलग जगह प्लेस नहीं कर सकते हो, इसी तरह से इनका प्लेसमेंट होना चाहिए इसी जगह पे, सेम जगह पे। तो इसीलिए इसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। फिर से बता रही हूँ सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ऑल, इससे तुम्हें लर्न करना है। अब इनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो मैक्सवेल की थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस हैं जो हम इससे पहले देखेंगे। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन जो क्या है, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, ठीक है। वो अब कैसे रिलेट करना है, अगर तुम्हें निकालनी हो डेल एच की वैल्यू, मतलब क्या है चेंज इन एंथैल्पी, तो अब देखना ध्यान से कैसे करना है। इक्वल टू होगा, अब एच जो है तुम्हारे स्क्वायर में ये किस दोनों के बीच में है, एस और पी के, एंथैल्पी के एंट्रोपी के और प्रेशर के। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे डेल एस और डेल पी प्लस में, ठीक है, इतना लिख दिया। अब एस जो है, अब देखना एस कहाँ पे जा रहा है, एस पे जो तुम्हारे लाइन जा रही है ये वाली, ये लाइन जा रही है और किसको पॉइंट कर रही है, ये जाके टी को, ठीक है, टी की तरफ जा रही है, एस से जा रही है टी की तरफ, तो टी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड देन दूसरा देखेंगे पी, पी से लाइन जा रही है वी की तरफ, तो वी की तरफ जा रही है तो यहाँ पर आ जाएगा वी, ठीक है। तो इस तरह से ये रिलेशन आइडेंटिफाई करने हैं, इस तरह से याद रखना है। अब एक और देखते हैं, सबका देखते हैं इनका। फिर है डेल जी, डेल जी किसके इक्वल होगा, अब डेल जी किसके बीच में है, पी के और टी के, तो यहाँ पे लिख दो डेल पी और यहाँ पे लिख दो डेल टी, ठीक है। अब पी जो है लाइक, एक मिनट, हाँ, अब पी जो है मैम पी की तरफ से जो ये लाइन जा रही है, हाँ मैम टीवी वगैरह चल रहा है क्या? नहीं, मैम पीछे से सराउंडिंग में आवाज।
मैम आई थिंक आपकी आवाज डबल बार रिपीट हो रही है शायद। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस मैम। तो डेल जी, जो जी है वो किसके बीच में है, पी के और टी के बीच में है, तो हम लिखेंगे डेल पी और डेल टी। ठीक है, अब क्या है, पी की तरफ से एरो जा रहा है बी की तरफ, और ये लाइक पी के साइड से बी की साइड जा रहा है, तो यहाँ पर पी के आगे क्या लिख देंगे, बी। ठीक है, डेल पी के आगे बी लिख दिया। एंड देन अब दूसरा एरो जो है, अब यहाँ पे टी है, डेल टी है ना, तो अब ध्यान से देखना ये चीज, ये जो एरो है ये टी की तरफ से एस की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि एस की तरफ से टी की तरफ आ रहा है। मतलब ये ऐसे इसकी इसकी पॉइंट इसकी तरफ ये एरो का ये है, हेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस एस आएगा। समझ आया कि अगर तुम्हारा जो डेल पी है या डेल एस है, यहाँ पर क्या था फर्स्ट वाले में, एस की तरफ से एरो जा रहा था टी की तरफ, तो टी हमने आगे लिख दिया और ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि एरो का जो हेड था वो टी की तरफ था। एंड ऐसे ही सिमिलरली जो हमने वी लिखा था यहाँ पर, ये भी पॉजिटिव ही था, क्योंकि वी की तरफ एरो का हेड था। अब अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो वी की तरफ एरो का हेड है, लेकिन एस की तरफ एरो का हेड नहीं है, एरो वहां से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर एस के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं डेल यू और डेल ए की वैल्यू बताओ, इसी स्क्वायर से रिलेट करके, डेल ए और डेल यू की वैल्यू क्या होगी। मैम डेल ए की तो हो जाएगी मैम माइनस पी डी वी, और मैम माइनस पी माइनस डी पी एस, डी वी माइनस पी डी एस, माइनस माइनस टी डी एस। पी डी एस, यस मैम। वो मैम एस डी टी, एस डी ध्यान टी, से देखो, पी डी एस डी। एस डी टी, तो जिन दोनों के बीच में है वो डेल में आएंगे, और जो बाकी उनकी तरफ से जा रहे हैं वो तुम्हारे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट डेल यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैम डेल यू की हो जाएगी माइनस पी डी वी, माइनस पी डी वी और मैम माइनस पी डी एस। माइनस टी डी एस। अब ध्यान से देखना, डी एस है और डी एस की तरफ से एरो जा रहा है टी की साइड, तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस टी डी एस। जिसकी तरफ एरो का हेड होगा, ये पार्ट होगा, तो वो तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, और जिसकी तरफ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो नेगेटिव लिखा जाएगा। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है एस से, तो तुम्हें डेल एस के आगे लिखना है टी, तो टी क्या है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एरो इसकी तरफ को जा रहा है, टी की तरफ को। ठीक है, तो ये चारों हैं मैक्सवेल की इक्वेशंस, थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस, ये हम यूज करेंगे जब आगे कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो ये काम आएंगी। तो ये बेसिक जनरल इक्वेशंस है। अब हम इनको कुछ कंडीशंस पुट करके इनको इक्वेशंस को और अच्छे से और अलग टर्म्स में सिंप्लीफाई करके अलग टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, अगर हम कंडीशन लें फर्स्ट इक्वेशन, अब इनको नंबर डाल लेते हैं, हम एक काम करते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, और डेल जी वाली हमारी 2 हो गई, डेल ए वाली 3 हो गई, और डेल यू वाली 4 हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या किया, कंडीशन ली आइसोबैरिक। अब बताओ आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है। मैम प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, आइसोबैरिक कंडीशन का मतलब है प्रेशर जो है कांस्टेंट है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब एक बात ध्यान से देखना, डेल एच है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो डेल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी अगर कांस्टेंट है तो डेल पी क्या हो जाएगा,
अगर किसी कोई चीज कांस्टेंट है तो अगर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, मैम जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। तो डेल पी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अब इस इक्वेशन में डेल पी की जगह जीरो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी डेल एस एट कांस्टेंट पी, कांस्टेंट प्रेशर पे, और बाकी डेल पी तो जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म आगे वाला जीरो हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, इक्वेशन क्या बन गई, टेम्परेचर इक्वल्स टू डेल एस बाय डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये हमने एक और इक्वेशन इससे फॉर्म की है, ये वाली इक्वेशन, ये रिलेशन हमने फॉर्म किया है कि टेम्परेचर इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमने इससे डिराइव कर ली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन में ही, इक्वेशन वन में ही कंडीशन क्या लेंगे, अब आइसो एंट्रोपिक कंडीशन। तो अब दूसरी कंडीशन क्या हो गई, सेकंड कंडीशन है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड कंडीशन इन इक्वेशन फर्स्ट क्या, ये फिर से इस पे शो नहीं कर रहा है, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन इक्वेशन फर्स्ट की क्या होगी, आइसो एंट्रोपिक। अब हम लेंगे आइसो एंट्रोपिक कंडीशन, आइसो एंट्रोपिक। इसका मतलब क्या होगा आइसो एंट्रोपिक का, एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी। आइसोएंट्रोपिक का मतलब एस एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी, एस होगा हमारा कांस्टेंट। और अगर मैम डी एस एस जीरो। कांस्टेंट हो गया तो मतलब हाँ डी एस हो जाएगा जीरो। तो इस कंडीशन में अब इक्वेशन क्या बनती है, डेल एच एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू वी डेल पी डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो यहाँ से क्या इक्वेशन निकल के आएगी, यहाँ से आएगी वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट एस। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन एंथैल्पी अपॉन चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ठीक है, तो ये हो गई सेकंड, ये रिलेशन एक और निकल के आ गया। फर्स्ट इक्वेशन से तो हमें दो रिलेशन मिल गए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाते हैं। ऐसे ही हम इक्वेशन टू में, अब ये सारी कंडीशंस ना एक बार लिख लेते हैं साइड में, इनका मतलब क्या होता है। आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, देन अगर आइसोकोरिक होगा तो बताओ क्या होगा, क्या मैम, आइसोकोरिक मैम कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, एंड ऐसे ही आइसोथर्मल, मैम टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, फिर आइसोथर्मल हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट। देन आइसोएंथैल्पिक, मैम एंथैल्पी कांस्टेंट हो जाएगी। आइसोएंथैल्पिक एंथैल्पी कांस्टेंट, तो एच कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही आइसोएंट्रोपिक अभी देख लिया था, एस कांस्टेंट। और अगर होगा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक क्या होती है, एडियाबैटिक कंडीशन क्या होगी, तुम्हारा क्यू एडियाबेटिक। कांस्टेंट होगा। ओके। क्यों मतलब हीट, एडियाबैटिक कंडीशन क्या होती है कि जो तुम्हारा हीट का फ्लो है वो नहीं हो रहा है। मतलब तुम्हारा अगर कोई सिस्टम एडियाबैटिक है दैट मीन्स ना तुम्हारे सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, ना ही तुम्हारे सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो मतलब अगर सिस्टम में जितनी हीट है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी ना ही रिलीज होगी, तो वो कंडीशन होती है एडियाबैटिक कंडीशन। अब लेते हैं सेकेंड इक्वेशन अपनी। सेकेंड इक्वेशन से आइसो, सेकेंड इक्वेशन में आइसोबैरिक कंडीशन। तो सेकेंड इक्वेशन में अगर आइसोबैरिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेल जी
एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, इक्वल्स टू माइनस एस डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा रिलेशन, एंट्रोपी इक्वल्स टू, ये लिख नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ पर, तो यहाँ से हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, एंट्रोपी इक्वल्स टू माइनस डेल जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मतलब एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये वाला रिलेशन हम आगे यूज करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। देन इसी इक्वेशन से हमें अगर आइसोथर्मल कंडीशन है, कंडीशन क्या है, आइसोथर्मल, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की आ जाएगी इससे वैल्यू निकल के, डेल जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे ही अगर ले इक्वेशन थर्ड में आइसोकोरिक कंडीशन, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू निकल के, एफ की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी डिवाइड बाय अपॉन चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे ही अगर थर्ड इक्वेशन में हो कंडीशन आइसोथर्मल, अब तुम बताओ आइसोथर्मल कंडीशन के लिए किन किन वेरिएबल्स में रिलेशन निकलेगा थर्ड इक्वेशन में। मैम ये हो जाएगा डेल ए अपॉन में डेल वी। डेल ए अपॉन डेल बी, आगे यस मैम, इक्वल्स टू पी। और मैम ये माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू एट कांस्टेंट टी, माइनस टी, में है ये, और एट कांस्टेंट टी, एट कांस्टेंट टी टी, आइसोथर्मल है ना मैम। ठीक है। तो ये हो गया आइसोथर्मल, हाँ टी है आइसोथर्मल, कौन आइसोथर्मल कंडीशन से एट कांस्टेंट टी, तो ये प्रेशर की वैल्यू हो गई। ऐसे ही मुझे बताओ अगर इक्वेशन 4 में आइसोएंट्रोपिक कंडीशन है और आइसोकोरिक कंडीशन है, आइसोएंट्रोपिक और आइसोकोरिक, आइसोएंट्रोपिक में तो हो जाएगा डेल यू अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट एस इक्वल्स टू माइनस पी। डेल यू और अपॉन मैम डेल वी एट कांस्टेंट एस इक्वल्स टू माइनस पी, या फिर ये माइनस और पी इक्वल्स टू पी। यस मैम। नेक्स्ट और मैम आइसोकोरिक में हो जाएगा डेल यू अपॉन में आइसोकोरिक डेल, में, मैम डेल यू अपॉन में डेल एस एट इक्वल्स टू टी, एट कांस्टेंट वी इक्वल्स टू टी। इक्वल्स टू टी। हाँ, तो ये हो गया हमारे सारे कंडीशंस, यहाँ से हमने ये वाली इतनी सारी इक्वेशंस क्या कर ली, डिराइव कर लिया, ठीक है। तो ये रिलेशंस हो गए। तो अब क्वेश्चन तुम्हें इस तरह से पुट कर सकते हैं और एक और तरीके से तुमसे पूछ सकते हैं। अब एक बात ध्यान से देखना कि प्रेशर की वैल्यू ये भी है और प्रेशर की वैल्यू ये भी है ना। तो तुमसे पूछ सकते हैं कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो उसमें ये उनमें अगर ऑप्शन हुआ कि डेल यू बाय डेल बी एट कांस्टेंट एस इक्वल्स टू डेल ए बाय डेल बी एट कांस्टेंट टी, तो ये वाला सही रिलेशन हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी दो जगह है, ऐसे ही v की दो जगह है, तो हम इनसे भी हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा स्लो चल रहा है नेट, ओके। तो ये हो गया, अब इतना रिलेशन आगे निकालना। अब और भी रिलेशन होते हैं जो हम इसी स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, अब वो भी देखेंगे।
अब दोबारा से स्क्वायर बना लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स का हम रिलेशन देखेंगे, तो अब पहले स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर बनाया, ऐसे एरोज बनाए और फिर दो एरोज ऐसे बनाए और यहाँ से स्टार्ट किया, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे बोर ऑल यू। इसी तरह से इसको ड्रॉ करना है हमेशा। ऐसे नहीं है कि सत्या प्रकाश वेरी टायर्ड साइकिल में बना दो, यहाँ पे बी और यहाँ पे टी लिख दो। ठीक है, याद रखना है सत्या प्रकाश वेरी टायर्ड ऐसे है, देन हे गॉड ऑल यू साइकिल में। अब यहाँ से अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स का रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखना है, अगर तुम्हें दिया हो यहाँ पे डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी, तो यहाँ से हमने क्या लिए डेल एस बाई डेल टी और एट कॉन्स्टेंट टी, मतलब एस के सामने जो है, एस के सामने जो है वो लिया है कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? अब हमने ऐसे ऐसे लिया है एस और पी, हमने ऐसे ऐसे लिया है लेफ्ट टू राइट एस और पी, तो इसका रिलेशन किसके इक्वल होगा? वी और टी की फॉर्म में। तो एस और पी का रिलेशन होगा डेल वी बाई डेल टी और एट कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या लेना है? जो वी ऊपर वाले टर्म के करस्पॉन्डिंग हो। तो वी के सामने क्या है? वी के सामने जो है पी है, तो एट कांस्टेंट पी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो पी है वो टेल पे है। ठीक है, तो टेल पे है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये रिलेशन बन गया डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अगर हमें लिखना हो फिर एस और वी की साइड से, मतलब क्या लिखना हो? डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट। अब एस के सामने क्या है? टी अगेन, तो एट कांस्टेंट टी हमें ये लिखना हो, डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी लिखना हो तो क्या बनेगा? यहीं से ले लेंगे ये वाला रिलेशन, एस और वी लिया है तो इसीलिए इस साइड हम पी और टी लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट, ऊपर वाला क्या है? पी, तो पी के सामने क्या है? वी, तो यहाँ जाएगा वी एट कांस्टेंट वी, और वी के पास हेड है, तो हेड है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन बन गया। एक अब और भी रिलेशन बना सकते हैं। कैसे? हम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं राइट टू लेफ्ट, मतलब हम इसको लिख सकते हैं डेल पी बाय डेल एस एट कांस्टेंट। अब पी ऊपर है तो अब कांस्टेंट क्या आ जाएगा? एट कांस्टेंट वी, और वी की तरफ हेड है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। देन दूसरा, अब इसके करस्पॉन्डिंग पी और एस, पी से एस की तरफ जा रहे हैं तो इसके सामने क्या लिखेंगे हम? टी से वी की तरफ, तो ये जाएगा डेल टी बाय डेल वी। अब एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? वी के सामने टी के सामने क्या है? एस है, और एस के पास टेल है तो माइनस आ जाएगा। इस तरह से इनको सॉल्व करना है। तो अभी तुम बताओ, अगर मैं लिखूं डेल वी बाय डेल एस, डेल वी बाय, एक मिनट, डेल वी बाय डेल एस एट कांस्टेंट पी, इसके इक्वल में क्या आएगा? मैम ये हो जाएगा डेल टी अपॉन में डेल पी एट डेल कांस्टेंट टी वी। अपॉन डेल पी एट जी, कांस्टेंट और मैम ये तो फर्स्ट जाएगा वाला डेल, नेगेटिव। हाँ फर्स्ट वाला नेगेटिव है तो अगर मैंने इसका पूछा है तो तुम्हें बस दूसरे में नेगेटिव लगाना है। मिल जाएगा डेल टी बाय डेल पी, नहीं एक मिनट, मैंने क्या पूछा? डेल वी बाय डेल एस, तो इसका आएगा डेल टी बाय डेल पी, और ऊपर वाला क्या है? टी, तो टी मैम के वी। सामने क्या है? एस,
और एस के पास Yes, टेल है, तो दोनों माइनस होंगे, तो माइनस माइनस दोनों ही प्लस हो जाएंगे। ठीक है, yes, yes, ma'am. जहां से स्टार्ट किया ना, यहाँ पे बी से एस की तरफ गए हो, तो सामने वाले में भी टी से टी की तरफ जाएगा, और जो टर्म ऊपर है, जो न्यूमरेटर में है, उसके रिस्पेक्ट कांस्टेंट लेंगे, उसके सामने वाला होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से ही हमने रिलेशंस निकाल दिए। अब एक मोल आइडियल गैस, एक क्वेश्चन करते हैं इन्हीं चीजों से रिलेटेड। एक मोल आइडियल गैस है। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और यहाँ पर एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने बोला है एक मोल आइडियल गैस है, तो पीवी इक्वल्स टू आर टी। ठीक, तो अब अगर कैलकुलेट करनी हो तुमको वैल्यू, मैं बोलूँ कि तुम्हें कैलकुलेट करनी है वैल्यू डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी की, तो क्या आएगी वैल्यू? कैसे सॉल्व करना है इसको? पी है, अब यहाँ पे पी के रिस्पेक्ट में है, पी की वैल्यू क्या है? आर टी बाई बी। तो अगर हम इसको पुट कर दें डी बाई डी टी, यहाँ क्या है? आर टी बाई बी। अब एक बात ध्यान रखनी है, अब पार्शियल मैम डेरिवेटिव में क्या होता है? जिसके हाँ आर अपॉन बी तो बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट हो बताओ। जाएंगे। हाँ, आर अपॉन बी कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये आर अपॉन बी आ गया कांस्टेंट। एंड देन तो हमारी डेल टी, इक्वेशन क्या बचती है? डेल टी बाई डेल टी एट ये कांस्टेंट मैं बी। तो ये क्या हो जाएगा? डेल टी, हाँ 1 आ जाएगा डेल टी बाई डेल टी, तो इतना बचेगा आंसर, आर अपॉन बी। ठीक है, तो इसी तरह से यस मैम। तुम्हें क्या लिखनी है वैल्यूज, किस किस, अभी अभी के लिए तो मुझे सॉल्व करके दिखाओ। डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट पी की वैल्यू बताओ। मैम आर टी हो जाएगा। डेल पी बाई डेल वी इक्वल टू टी, नहीं देखो, टी की वैल्यू क्या है? आर टी बाई वी, बी है, तो ये क्या ठीक, जाए? आर टी बाई वी, माइनस आर तो ये टी। क्या है? डेल वी के रिस्पेक्ट, हाँ एट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या आएगा? आर ओ टी कांस्टेंट आ जाएगा। अंदर क्या है? डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है, 1/b को 1/b को डिफरेंशिएट करना है। तो मतलब इसको लिख लो तुम इस फॉर्म में, b की पावर -1 का डिफरेंशिएशन डी वी रिस्पेक्ट टू v। तो अब किसी की लाइक डिफरेंशिएशन क्या होता है? x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x n-1। तो अब b की पावर है -1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1 b -1 तो ये क्या हो जाएगा? -b -2। समझ आया चीज? तो यस ये मैम। क्या बन गया? आर टी और माइनस का साइन और v -2, और इसको लिख सकते हैं किस तरह से? डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये क्या बन गया? बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ गया? -RT/b²। ठीक है, तो 1/b का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? -1/b²। ये हमने आया, इसका डिफरेंशिएशन ये आया और हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, अब तुम्हें घर से क्या करना है, क्या क्या किन किन चीजों की वैल्यू निकालनी है? तुम्हें फाइंड आउट करना है एक मोल आइडियल गैस के लिए ही, ये जो हम कर रहे हैं, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये, और डेल टी
by del P at constant volume, del V by del P at constant temperature, और del T by del V at constant pressure। तो ये सारे वैल्यूज तुम्हें फाइंड आउट करके मेरे को सेंड करो, ठीक है। तो अब ये सब नोट कर लो, राइट डाउन कर लो, ये सब तुमको करना। आगे मूव ऑन करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखिए ये सब। यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से क्वेश्चन में जो ट्रू स्टेटमेंट है वो बता रही है। अब स्टेटमेंट्स क्या है, ऑप्शन ए है S equals to minus del G by del T at constant pressure। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, B equals to del G by del P at constant temperature। Third equals to del G, स्टेटमेंट क्या है, B equals to minus del G by del P at constant temperature। अब इनमें से बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है चारों में मैम से। ए। ए, और ये तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, जल्दी जल्दी, जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर को यूज करके करना है। अभी इसके लिए वही हमने फाइंड आउट कैसे की, और इन सब की वैल्यू पहले हमने मैक्सवेल इक्वेशन लिखी स्क्वायर से, और फिर कांस्टेंट चीजें लेके हमने फाइंड आउट किया था। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं एक तरह से, ये भी सही है। डायरेक्टली कैसे करेंगे, मैक्स कौन का स्क्वायर बनाया, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ऑल यू एरोज, ठीक है। अब क्या है, वैल्यू किसकी निकालनी है, एस की। तो एस की वैल्यू क्या होगी, डेल जी, इसके आगे वाला, लाइक इस जो इसका बीच वाला वेरिएबल्स है ना, एक छोड़ के, तो इसके आगे जस्ट एच है, इसको छोड़ के जी है, तो जी लेंगे, डेल जी बाय डेल टी, इसके आगे जो है टी, डेल टी एट कांस्टेंट पीछे वाला प्रेशर, और माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में आएगा टी की तरफ है, एक मिनट, हाँ, तो है वो टी की तरफ, एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ई है तो एक छोड़ के जी, साइकिल में आ रहा है, ठीक है, तो माइनस आएगा, ये इस साइड से इस साइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एंड देन ऐसे ही v का रिलेशन क्या है, एक छोड़ के वेरिएबल g, एंड देन इसके आगे वाला हम अपॉन में लिखेंगे, और पीछे वाला इसके कांस्टेंट लिखेंगे। और अगर अब ये साइकिल कैसे जा रही है, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो मतलब ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ऐसे ही हम v को टर्म्स ले सकते हैं h के, एंथैल्पी के टर्म्स में ले सकते हैं, कैसे, v इक्वल्स टू डेल एच, और डेल एच बाय आगे वाला नीचे डेल पी, और पीछे वाला कांस्टेंट एस, और अब ये एंटी क्लॉकवाइज लेगी, अब क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस में। तो एक बार चेक करते हैं अपने रिलेशन सही है क्या, जो हमने निकाले थे उनसे। तो ये क्या हो गया, डेल बी की वैल्यू हो गई एच के टर्म्स में, हाँ, डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच, बट ये प्लस आ रहा है, प्लस माइनस का दिख रहा है। एक बार कंफर्म करके ये वाला रिलेशन, ये वैसे डायरेक्टली इक्वेशंस एंड देन उससे हमने किया था, ये तो हम
बना, तो अगर ये मतलब वैलिड हो भी सकती है, नहीं भी, तो इसको एक बार मैं कंफर्म करके तब बताती हूँ। बट बाकी अभी तक ऐसे करना, मैक्सवेल का इक्वेशन से कांस्टेंट पुट करके जब निकालनी है रिलेशन। ठीक है, इतना हुआ। यस मैम। अब क्या करते हैं हम लोग, अब करेंगे नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास होगी, 9 बजे टाइम है। ठीक है, तो कल नेक्स्ट क्लास से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इतना अब तुम्हें क्या करना है, होमवर्क क्या है, जो मैंने रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए दिए थे, ये वाले क्वेश्चंस ये करने हैं। मैक्सवेल का स्क्वायर अच्छे से ड्रॉ करना है, टिप्स होना चाहिए, लाइक HPVT एंड देन HG, हे गॉड ऑल यू, HGAQ, इस तरह से याद हो गया। प्लेसमेंट है। तो इस तरह से, और फिर इन इसको बना के खुद से, मतलब याद करके, और खुद से जो हमने अभी रिलेशन निकाले हैं ना, खुद से फाइंड आउट, अपना अलग कॉपी ले लेना है, रफ कॉपी वगैरह, फिर खुद से करके देखना है ये सारी चीजें, एक एक करके, और फिर अपना मैच करना कि तुम्हें याद है ये चीज नहीं है, और फिर इस तरह से इसको याद रख लेना। क्योंकि ये रिलेशन हम आगे यूज करेंगे, जब हम डिराइव करेंगे ना किसी भी चीज की वैल्यू, या फिर किसी भी कंडीशन में अप्लाई करेंगे, तो ये काम आएंगे ये सारे वेरिएबल्स। तो ये इक्वेशंस याद करने के लिए बहुत इजी तरीका है इस स्क्वायर के थ्रू। वरना अगर हम डायरेक्टली याद करने बैठे तो याद ही नहीं होगा, भूल जाएंगे। अब हम इसे ट्रिक से याद कर रहे हैं, बॉक्स के थ्रू याद कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 9 बजे। ओके, बाय। यस मैम। बाय मैम।